शुभम जी, संगीत को लेकर के आपके कुछ विशेष स्वप्न या कुछ ऐसी विशेष परियोजना जिनको आप परिचालित करना चाहेंगे, जिनको आप शुरू करना चाहेंगे? तो अगर ऐसा जी, कुछ है तो अवगत कराएं। जी, जी, जी। कुछ एक तो ये है कि देखिए जिस परिस्थिति से मैं गुज़रा हूँ, जैसे झारखंड में म्यूज़िक को लेकर कुछ नहीं है। और मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि सरकार भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और या तो फिर सरकार को ये भी हो सकता है एक पहलू कि कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है जो बहुत लगन से संगीत के लिए कुछ अपना, देखिए, अपना रियाज करना, अपना अपनी कॉन्सर्ट करना, ये सब आप खुद के लिए कर रहे हैं। आप समाज के लिए या किसी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। तो मुझे हमेशा से ये रहा है कि झारखंड में कभी भी, जब भी पॉसिबल हो सके, मैं एक यूनिवर्सिटी या स्कूल की बात जो है वो जिससे भी पॉसिबल हो वो करूं। और सिर्फ एक ऐसा स्कूल या यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे फोक म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को डेडिकेट करके वो यूनिवर्सिटी चलाई जाए। क्योंकि झारखंड में जब से धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, और तब से लोग इवन झारखंड को जान रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है लोग जानते भी नहीं थे झारखंड को, कहाँ से हो भाई, झारखंड कहाँ है? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता था। अच्छा, धोनी वाला, हाँ हाँ, धोनी वाला। तो ये हिसाब हुआ करता था। तो कल्चरल के माध्यम से कोई नहीं जानता है। कोई एक ऐसा नाम नहीं है जो आप बोल सकते हैं कि झारखंड से बहुत ऐसा एकदम जो मतलब पूरी दुनिया को आज के डेट में याद है, ऐसा कोई नाम नहीं सुनने को। उसके पीछे कई कारण है, उनको बढ़ावा ही नहीं मिलता है। खेल कूद तो ऐसा है फिर भी कि एक लोग दो लोग निकल रहे हैं, तो अब धोनी के चलते और भी लोगों को मुकाम मिल रहा है। तो लोग उनको देख के इंस्पायर होके कर रहे हैं। लेकिन कला में अभी भी वो चीजें नहीं आई है। मतलब आप कुछ भी झारखंड में नहीं देखेंगे, कोई किसी ढंग के, मतलब कोई ऐसा वातावरण नहीं है संगीत का जहाँ से आप कलाकार के रूप में निकल सकते हैं, सुन के या सीख के। कुछ भी इस तरीके की चीजें नहीं। तो मेरा ये हमेशा से ध्येय रहता है और रहेगा जब तक ये नहीं बन जाता है कि मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजों की शुरुआत करनी है, जहाँ से हम कला को या फिर ऐसे कलाकार को लाके और सब कुछ शुरू करें जिससे लोग यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, लोग यहाँ से काम कर सके। और बाकी इसके अलावा मेरा हमेशा से एक ये ध्येय रहा है कि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बाहर के मंचों में, बाहर देखिए अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ये सब में बहुत पॉपुलर है आज के डेट में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, लेकिन ऐसे बड़े सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग नहीं जानते इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो मेरा हमेशा से रहता है कि उसको, उसका प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा हमेशा से रहा है कि जब भी कुछ हो ऐसा तो मैं बाहर इंडियन क्लासिकल को ही जाके परफॉर्म करूं और उसका प्रचार प्रसार शुरू करूं। और इसी इसके अलावा फोक म्यूजिक जो है उसके लिए भी मैं काम कर पाऊँ तो वो भी, इसीलिए मैंने अभी मेरा जो पीएचडी है उसका टॉपिक भी है झारखंड की लोक गेय विधाएं, जिसमें हम फोक वोकल म्यूजिक के बारे में मतलब रिसर्च कर रहे हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट को पूरा करता है। क्लासिकल म्यूजिक तो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ इतने टाइम से, कॉन्सर्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन फोक म्यूजिक जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड, वो मुझे ज़्यादा पता नहीं था। तो अब फोक म्यूजिक पे रिसर्च करने के बाद बहुत इन डेप्थ नॉलेज और क्या क्या चीज़ें भी है झारखंड में ये भी पता चल रहा है। तो उसके लिए भी जो कुछ भी हो सके, बड़ी सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि उसको इंटरनेशनल मंचों पे उनको भी दिखाया जाए शास्त्रीय संगीत के साथ, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जाए जिसमें कोलैबोरेशन हो फोक म्यूजिक का और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट कुछ कुछ तो मैं कर भी रहा हूँ, कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स भी चल रही हैं इन चीज़ों को लेके। और मोस्टली मेरा ये है कि मैं जिस परिस्थिति से, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके समझ में नहीं आना क्या करना है क्या, उन सब चीज़ों से यहाँ के लोग, क्योंकि सबके पास फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है मुझे लगता है, जो आपको दिल्ली भेज के और मंथ के 20,000 रुपये और 15,000 रुपये खर्च करे। क्योंकि दिल्ली में रहना है तो खर्चा है। तो झारखंड में ऐसा वर्ग बहुत कम है। तो इसीलिए अगर यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ यहाँ सेटअप होता है तो वो बहुत इजी गोइंग हो जाएगा किसी भी बच्चे के लिए, और म्यूजिक को परस्यू करना बहुत आसान हो जाएगा। शुभम जी, हम लोग यह भी जानना चाहेंगे कि आपके प्रिय गायक कौन हैं, संगीतज्ञ आपके कौन प्रिय रहे हैं, या फिर आपको कौन से गाने प्रिय हैं? वे भजन भी हो सकते हैं या फिर और कुछ भी। जी जी। अ, तो मेरे प्रिय गायक जो हैं वो मेरे बाबा उस्ताद जी जो हैं, उस्ताद नसीर अहमद खां साहब। तो दिल्ली घराने के उस्ताद नसीर अहमद खां जो हैं,
उनको एकमात्र इकलौते ऐसे कलाकार थे जिनको तान सम्राट की उपाधि भारत सरकार ने दी थी। वो आज तक किसी दूसरे कलाकार को नहीं दिया है उन्होंने। वो एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्हें तान सम्राट की उपाधि मिली थी। तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं को देखता हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि उसका 1% भी आ जाए तो सफल हो जाएगा जीवन मेरा, या इतना जो रियाज कर रहा हूँ मैं वो सफल हो जाएगा। तो उस्ताद नसीर अहमद खान साहब सबसे पहले तो हैं, फिर मेरे उस्ताद उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब, इकबाल अहमद खान साहब, इसके अलावा उस्ताद राशिद खान जी हैं। और अगर मैं कमर्शियल म्यूज़िक की बात करूं तो इसमें पुराने जो लोग हैं जैसे मन्ना डे साहब हो गए, या फिर मदन मोहन जी एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत सुंदर सुंदर, मतलब उनका जब भी मैं याद करता हूँ मुझे गूज़बम्स आते हैं कि भाई ऐसी कॉम्पोजिशन बना कैसे लेते थे, कैसे कर रहे हो, मतलब ऐसा ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहाँ रह के तो पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है, आप जोन आउट हो जाते हो कुछ करके तो वो अलग बात है कि आपने कुछ साधना कर ली और फिर आप चले गए दूसरी दुनिया में और बस यहाँ फिजिकली प्रेजेंस हो, तो अलग बात है। बट मदन मोहन जी जैसा म्यूजिक देना, या पुराने और भी कई सारे एस डी बर्मन जी हैं। और इसके अलावा जो मुझे बड़े पसंद थे, बचपन में लोग बोलते भी थे कि मेरी आवाज़ जो है वो सुरेश वाडकर जी से बड़ी मिलती है। अब ये बात को चेंज करने में मुझे बड़ा वक्त लग गया, क्योंकि मैं किसी के जैसा नहीं बनना चाहता था। मुझे अच्छा लगता था, अच्छी बात है, आप बोल रहे हो कि मैं उसके जैसा गाता हूँ, ये बड़ी अच्छी मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि भाई सुरेश वाडकर से आप कंपैरिजन कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है हर किसी इंसान में उसकी कुछ खास बात है जो जिसके लिए वो जाना जाता है आगे। हरिप्रसाद चौरसिया जी बोलते हैं कि इंटरव्यू में कि उन्होंने अपने एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई किसके जैसा बजाना चाहते हो, तो कह रहा है गुरुजी आपके जैसा, मुझे हरिप्रसाद चौरसिया जैसा बनना है। तो कह रहे मैं तो इकलौता हूँ, अब मैंने जो कर लिया वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। तो तुम अपने जैसा बनो, तुम ये सब करना छोड़ दो, मेरे जैसा मत बनने की कोशिश करो, है ना। मुझे अगर किसी को सुनना होगा तो मुझे ही बुला लेंगे, तुम्हें क्यों बुलाएंगे। तुम अपना देखो कि तुम्हारे अंदर क्या यूनिकनेस है और उसको ब्राइटन करो, ना कि तुम यही बोलो कि मैं बस बस यही है, मतलब यही बनना चाहता हूँ, मैं जेरोक्स कॉपी बन गए आप। तो मुझे लगता है वो बनना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये सुरेश वाडकर जी हो गए, अ, हरिहरन जी हो गए, ये सब मेरे ऑल टाइम फेवरेट सिंगर्स हैं और म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। कभी ऐसा कुछ होता है, एटमॉस्फेयर कुछ बनता है तो मैं अ, कई बार लोग बोलते भी हैं कि भाई तुम गाते थे उस वक्त में ये सुरेश वाडकर जी का, या तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि अलग हो गया हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार वो पुरानी यादें याद आ जाती है तो मैं गा लेता हूँ। तो ये है। अच्छा शुभम जी, जी। आपकी जो पहली मंचीय प्रस्तुति रही, जो स्टेज पर आपने दर्शकों के श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया, तो उसका थोड़ा अनुभव साझा करें कि उसके बाद आपको कैसा लगा, ऐसा लगा कि कोई अच्छी उपलब्धि आपने प्राप्त की है, तो उस पहली प्रस्तुति का अनुभव साझा करें। देखिए, अगर वैसे मतलब आप स्टेज की अगर बात कर रहे हैं तो बतौर अगर क्लासिकल म्यूजिक की बात करें तो आई थिंक मैंने सबसे अ, वैसे तो स्टेज पे कॉम्पिटिशन्स में जैसे मैंने बताया कि बड़ी सारी जगहों पे मैंने गाया, और बहुत कुछ लोगों का अप्रिशिएशन मिला, बड़े सारे मुझे याद है एक 8th में कोई कंपटीशन हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे कई बंगाल के उस टाइम बड़े बहुत अच्छे गायक थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अभी नहीं है वो। उस समय उन्होंने आकर बोला था मुझे कंपटीशन जीतने के बाद कि इसको, मेरे पेरेंट्स को बोला था उन्होंने कि मैं इसको ले जाता हूँ और मैं ही इसको रखूंगा और आगे इसकी पढ़ाई लिखाई सब मैं ही करवाऊंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं इसको सिखाऊंगा, मैं इसको रखूंगा। वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था ये रियलाइज करने का, ऑल्दो वो बचपना था, मतलब बचपन में हम कितना ही सोच सकते हैं, वो एक लिमिटेशन है, एक दायरा है। तो लेकिन उस टाइम मुझे एक बड़ा हिट की थी ये बात कि भाई कोई बोल रहा है आपको कि अब यही आपको संभालेगा, और वो भी इतना बड़ा कोई आदमी जो बाहर से आके आपको कंपटीशन में जज करने आया, जिसको आप आज तक जानते नहीं थे, जो ये बिल्कुल स्ट्रेंजर है, जो जो आपके लिए अननोन है। तो उसका ये बात कहना मुझे बहुत हिट किया था, और आई थिंक मैंने यही गाना गाया था, लागा चुनरी में दाग, क्योंकि ये मेरा फेवरेट गाना था और मैं हर जगह यही गाता था। तो तो मुझे याद है कि उन्होंने ये सुन के बोला था कि मैं इसको ले जाता हूँ और मैं इसको सिखाऊंगा और इसको आगे पढ़ाई लिखाई सब मैं ही करवाऊंगा। तो वो एक मोमेंट था। उसके पहले और उसके बाद कई सारे इंसिडेंट हुए, जैसे मैंने बताया आपको झारखंड आइडल में जो मैंने
गाया। और +2 में क्योंकि मैं उस वक्त में ज़्यादा मैं मतलब मेरा कॉन्सर्ट करने या फिर कहीं पे गाने को मैं ज़्यादा नहीं ध्यान देता था, क्योंकि पढ़ाई का भी प्रेशर था और रियाज चलता था, लेकिन मैं कहीं अपने आप को एज एन आर्टिस्ट या एज अ प्रोफेशनल म्यूजिक नहीं देखता था, म्यूजिशियन की बस ठीक है अपना गा लिया आपने और बस हो गया। तो मुझे याद है ग्रेजुएशन में फिर मैंने जो है वो धीरे धीरे सर्कल ऐसा बना और हमने गाना जो है वो शुरू किया। तो पहली प्रस्तुति तो बड़ी सारी मतलब बहुत सारी मुझे बचपन में याद भी नहीं कि कौन सी, क्योंकि बड़े सारे अलग अलग मंचों में मैंने बहुत सारे तरीके के गाने गाए, मतलब कव्वाली भी गाया और गजल भी गाए, सूफी कलाम भी गाए और क्लासिकल तो था ही। तो और 8th वाली जो बात मैंने बताई वो काफी मुझे मतलब बहुत प्रभावित हुआ मैं उस बात से, और मुझे लगा कि वो भी एक मोमेंट था जब मुझे लगा कि भाई यही करना चाहिए आपको, और यही आपको जो है वो आगे लेकर जाएगी, और टचवुड यही आगे लेकर जा भी रही है। तो शुभम जी, आप अपने पहले संगीत एल्बम के बारे में बताइए। अपने पहले जो मेरे संगीत गुरु रहे वहाँ से मेरी शुरुआत, तो जैसा मैंने बताया आपको कि सहदेव, श्री सहदेव पांडे जी थे, उन्होंने मेरी जो है तालीम शुरू की। उसके बाद एटी चौधरी जी थे, उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, और कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम के लिए मैंने पंडित चेतन जोशी जी से तालीम ली। और उसके बाद मैं उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब जो दिल्ली घराने के हैं और उस्ताद नसीर अहमद खान साहब के बेटे हैं, उनसे मेरी गंडा बंधन तालीम जो है वो शुरू हुई। तो वहाँ उन्होंने मुझे गंडा बंधन किया, और उसके बाद जो है वहाँ से मेरी तालीम जो है वो दिल्ली घराने की, क्योंकि हर घराने का मैं घराना शब्द का क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये भी मैं बता देता हूँ, कई लोगों को नहीं मालूम है। और इस मंच के थ्रू मुझे लगता है कई सारे लोग देखेंगे भी ये वीडियो, जो मे बी जिनको नहीं पता हो। तो मैं घराना शब्द का मतलब दो वर्ड से बना है, घर जोड़ आना। घराना मतलब आप भूले भटके हो तो वापस जो है आपको घर ही आना है, तो वहां से ये शब्द जो है वो बना। तो जगह जगह में अलग अलग जगह हुए, अलग अलग स्थान हुए, उन जगहों के नाम से घराना जो है वो परंपरा शुरू हुई। तो दिल्ली घराना है, वैसे ही जयपुर अतरौली है, रामपुर सहसवान है, ऐसे और भी घराने हैं। भिंडी बाजार घराना है जिसमें अमजद अली खान साहब सरोज जो बजाते हैं वो हैं। मैहर घराना है जिससे रविशंकर जी बिलोंग करते हैं। तो ऐसे करके बड़े सारे घराने हुए, जिसमें एक घराना था दिल्ली घराना। तो दिल्ली घराना इज द ओल्डेस्ट घराना, हम लोग ऐसा ही पढ़ते हैं और ऐसा ही सुनते हैं। और उसमें मेरे गुरु जो थे वो उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब, जो उस्ताद नसीर अहमद खान साहब के लड़के थे, उनसे मेरी प्रॉपर तालीम शुरू हुई। और मैं थोड़ा सा घराने के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये जो घराना है दिल्ली घराना, ये 850 साल पुराना घराना है, और हजरत अमीर खुसरो के समय से ये चल रहा है। उन्होंने जो है इसकी नींव रखी, और उस समय से जो ये अलग अलग लोग आए हैं, और तब से ये जो घराना है, ये परंपरा परंपरा तो खैर कितनी पुरानी है इसका मतलब हम ऑथेंटिसिटी नहीं बता सकते, या इसका एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते कि परंपरा कब से थी, लेकिन दिल्ली घराना जो है वो 850 साल पुराना है। और वो इसी तरीके से आगे बढ़ते गया, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं। और जब आप तालीम लेते हैं किसी भी घराने में, तो उसमें एक रस्म होता है जिसमें गुरु आपको गुड़ और चने खिलाते हैं, और एक धागा बांधते हैं। वो गुड़ और चने भी इसीलिए खिलाते हैं क्योंकि उसमें ये मानना है कि गुड़ जैसी मिठास आए आपके गले में और चने जैसी घुलाई। तो इसी के लिए आपको जो गुड़ और चना अपने गुरु, जो आपके गुरु हैं, वो अपने हाथ से आपको खिलाते हैं, और ये रस्म जो है इस तरीके से होता है। तो वहाँ से फिर मेरी जो है वो तालीम शुरू हुई, और मैंने सीखना शुरू किया वहाँ पे। तो ये रहा है। शुभम जी, आपके कंपोजिशंस की कोई एल्बम आई है या नहीं, या फिर भविष्य में वो आने वाली है या नहीं? कुछ कुछ मतलब बड़ी सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी ऑनलाइन, आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। शुभम मोदी के नाम से चैनल है, आप उस पे कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2018 में आवचार के नाम से एक एल्बम रिलीज़ किया था जिसमें 2 गाने थे।
तो आवचार एल्बम आपको हर जगह सावन पे और अमेजन प्राइम सब जगह पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। उसमें मैंने पहला मतलब हम ऐसा गाना था जो इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हम बेसिकली ईडीएम भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ हमने क्लासिकल को फ्यूज किया था। और वो काफी पॉपुलर रहा, मतलब एक दो हफ्ते तो बहुत ही वो मतलब वो स्पॉटिफाई और सब पे बहुत ही ऊपर बिकने वाली उसमें कैटेगरी में चला गया था, और काफी लोगों ने उसको पसंद किया। तो और आवचार इसीलिए नाम दिया क्योंकि आवचार का मतलब होता है, कोई भी हम शास्त्रीय संगीत की जो शुरुआत करते तो हम आलाप गाते, तो जो छोटा आलाप होता है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट, उसको हम आवचार बोलते हैं। तो उससे हमने ये नाम रखा, क्योंकि गाने ऑफ कोर्स छोटे ही होते हैं, बहुत बड़े बड़े गाने नहीं होते। और हमने ये ध्यान में रखा उस एल्बम को बनाते वक्त कि हम राग को ही लें, मतलब हम किसी प्रॉपर एक राग पे बनाए, ना कि हम दो तीन रागों को फ्यूज करके कुछ करें। और उसमें मेरे साथ एक तबला वादक भी हैं, प्रणव राम जी। अब वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उन्होंने बजाया है उसमें तबला। तो ये हम लोग दोनों का प्रोजेक्ट था जो हम लोगों ने मिलकर इसको किया, और काफ़ी लोगों ने इसकी सराहना की। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं अभी। ये कोविड आ गया, अदरवाइज वो भी अभी अवेलेबल होते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे और वैसे भी, बट ये कोविड ने थोड़ा स्लो कर दिया सिचुएशन। बट ठीक है, ये सब तो आते ही रहते हैं, हम तो क्या कर सकते हैं, अपना काम करना है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको सब कुछ, अब तो सब ऑनलाइन है, तो सब कुछ ही अवेलेबल है ऑनलाइन। आप सिर्फ नाम टाइप करके आप कुछ भी देख सकते हैं। अच्छा शुभम जी, आपने चिली, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि कई देशों में आप अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। जी। तो विदेश में अपनी प्रस्तुतियों को लेकर अपने अनुभवों के बारे में थोड़ा बताइए, और फिर वहां पर इन प्रस्तुतियों के दौरान प्रायः मुख्य श्रोता तो भारतीय होते होंगे, तो कोई रोमांचित कर देने वाला क्षण यदि याद आ रहा हो तो वो हमसे साझा करें। देखिए, मैं आपको एक सच्चाई की बात बताता हूँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत जो हम इतना प्राउडली बोलते हैं, और जब हम इसको बाहर जाके गाते हैं, तो सुनने वाले लोग जो हैं वो विदेशी ही होते हैं। ये हमारे लिए बड़ी आत्मग्लानि की बात है कि लोग अपनी ही सभ्यता को भूल के और वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। मैं मतलब उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं इतने सारी जगहों पे परफॉर्म किया है, मैंने कल्चर देखा है, क्योंकि सब, मैं जहाँ भी परफॉर्म करता हूँ मोस्टली लोग जो है अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। कोई इटली से आ रहा है, कोई ब्राजील से आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, तो ऑब्वियसली कल्चर डिफरेंस तो होगा ही, नेचुरल है वो कल्चर डिफरेंस होना। लेकिन वहाँ का क्राउड जो है वो सिर्फ फॉरेनर्स ही होते थे, है ना। उनको मतलब ऐसा कोई भारतीय लोग, तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, मतलब वो अपना, उनको वही पसंद है। उनको पसंद है कि कोई गिटार बजा रहा है तो भाई वो कॉन्सर्ट जाके अटेंड करो, वो मजा आ रहा है, मतलब वो मजा चाहिए। तो मजा जो है, मजा और आनंद में बहुत फर्क है। तो ना शास्त्रीय संगीत जो है वो मजा नहीं देता, आनंद देता है। और मजा जो है उसके लिए आपको फिर कुछ भी आप सुन लीजिए, उससे मजा आएगा आपको, है ना। तो बाहर जो लोग हैं, वो वो क्राउड जो मेरा, जो सुनने वाले लोग थे वो फॉरेनर ही थे, मोस्टली 80% फॉरेनर्स थे, या 90% कह सकते हैं। और मुझे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा भी, क्योंकि भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं पता है, मतलब उनको थोड़ा बहुत चाहे कुछ ऐसे ही पता हो कि ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत क्या होता है, तो सारे गामा पधा नि सा, उनको ये पता है कि यही होता है भारतीय शास्त्रीय संगीत, तो ठीक है भाई यही होता है। लेकिन विदेशी जो है, वो क्योंकि आपको कई जगह में, जैसे चिले हो गया या ब्राजील हो गया, उन्होंने बड़ी पहली बार सुना था, उनके लिए फर्स्ट टाइम था। तो मैंने, मुझे याद है वहां पे एक सूफी कलाम गाया था जो हजरत अमीर खुसरो साहब का लिखा हुआ है, मोहे अपने ही रंग में रंग ले रंगीले, तू तो साहिब मेरा महबूब इलाही। तो ये सूफी कलाम जो है मैंने गाया, और लोग रो रहे थे वाकई में। मुझे नहीं पता उनको क्या लिरिक्स, क्योंकि उनको तो लिरिक्स नहीं समझ में आया, मुझे ये पता है कि उनको लिरिक्स नहीं समझ में आया। ये तो मुझे कंफर्म था, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ स्पेनिश कंट्रीज में आप कहाँ हिंदी आपको, आप, और वो भी सूफी कलाम वाली हिंदी कहाँ से समझ में आनी। लेकिन और कुछ लोग आके मुझे बोलने लगे कि भाई आप घर चलिए हमारे, मतलब आप रहिए 2 4 दिन, बिल्कुल खाइए पीजिए मौज करिए बढ़िया से। और तो बड़ा मतलब बहुत उन लोगों ने प्यार किया, मतलब जिस भी इवन मैं
मुझे याद है जब मैं चिले वाले कॉन्सर्ट में था, साउथ अमेरिका ट्रैवल कर रहा था, तो लोग कॉन्सर्ट के बाद मतलब लगातार था, एक फेस्टिवल था वहाँ जिसमें जिसके लिए मुझे बुलाया गया था, चिल एथनो बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। उसमें वो 10 दिन का फेस्टिवल होता है, और उसमें करीबन 40 डिफरेंट कंट्रीज से म्यूजिशियंस आते हैं, तो जिसमें मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। और वो 5 दिन हम हर किसी दूसरे का गाना सीखते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, और अगले 5 दिन जो है उन 10 दिनों में हम कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं, बस ट्रैवल कर रहे होते हैं और कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं। यही हम करते हैं अगले 5 दिन। तो मुझे याद है, और उनकी एक ये भी बात बड़ी अच्छी लगती थी मुझे, कि हमारे यहाँ अगर कोई पार्टी होती है तो लोग क्या करते हैं कि ठीक है ज़्यादा पी लिया तो अब सो गए, अब सो गए तो अगले दिन बोल देंगे भाई ऑफिस में तबीयत खराब है अब नहीं जा रहे हम। मैं वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि वो लोग डेली पार्टी करते थे, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर ही बहुत ही हमारे और इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और मैंने तो म्यूजिशियंस को देखा है, वो मतलब बिना पार्टी के रह ही नहीं सकते। कॉन्सर्ट बजा के आने का मतलब है कि अब पार्टी करना है, कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो अब दूसरी पार्टी शुरू है, दूसरा कॉन्सर्ट शुरू करना है अपना पार्टी वाला। तो लेकिन उनका इतना बढ़िया हिसाब किताब था जो मुझे बहुत बहुत इम्प्रेस किया, जिसने कि वो रात में, मैं तो सो जाता था अपने टाइम पे क्योंकि मुझे सुबह उठ के अपना रियाज करना होता था, उसके बिना मैं दिन की शुरुआत नहीं करता। आज भी मैं जब भी उठता हूँ, चाहे मैं अगर 10 बजे किसी दिन लेट उठा, तबीयत खराब हुई, तो मैं पहले रियाज करूंगा, उसके बाद ही कोई काम करूंगा। वो दिन की शुरुआत ही मेरी रियाज के बाद होती। तो बाहर भी जब मैं था तो यही कंटिन्यू करता था मैं। तो मैं देखता था रात में 2-2 बजे सो रहे हैं, 3-3 बजे, और सुबह उठ के आवाज आ रही है, सेक्सोफोन ट्यून कर रहे हैं, कोई कोई वायलिन उधर से आवाज आ रही टुंग टुंग। तो सुबह 5-6 बजे मतलब बिल्कुल फ्रेश हैं, एकदम नहा धो के, और पहुंच गए हैं ग्रीन रूम में वो करने, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, मतलब आप अपना जो टाइम है आप उसको खराब नहीं कर रहे। रात में अगर अब वो नहीं पार्टी करते तो सोते ही, मतलब मुझे नहीं लगता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब या तो पार्टी कीजिए, या तो प्रैक्टिस कीजिए, या सो जाइए, यही आपके पास 3 ऑप्शन है। तो रात में वैसे भी कॉन्सर्ट करने के बाद हम प्रैक्टिस करने वाली हालत में होते नहीं थे, तो पार्टी करने वाली हालत होती थी लोगों की, तो लोग पार्टी करते थे। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि टाइम पे उठ जाते थे, सुबह 5 बजे बिल्कुल फ्रेश, और मुझे बल्कि उठाना पड़ता था उन लोगों को आके, और मैं उठ के पहले अपना रियाज करता था, और फिर मैं जाता था कि ठीक है चलो अब रियाज करते हैं, अब प्रैक्टिस करते हैं साथ में। तो ऐसी बड़ी सारी किस्से हुए हैं। और बहुत सारे वहाँ मैंने वर्कशॉप्स लिए अलग कंट्रीज में, और जहाँ पे लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होता था, क्योंकि ऑब्वियसली कई सारी कंट्रीज हैं, सबका लैंग्वेज अलग है। तो उनको ये समझा पाना कि भाई इस बंदिश को मैं सिखा रहा हूँ इस वर्कशॉप में, इसका क्या मतलब होता है, तो वो एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी कि भाई कैसे इसको रखें। या भजन भी सिखा रहे हैं तो कैसे इसको समझाएं इनको, क्योंकि इनका लोग हमारे इंडिया में ही है कि इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा उसको वो बना दिया है, एक मतलब उसका अलग एक हवा है कि भाई इंग्लिश बोलो और बस तुम हो गए राजा आदमी। तो बाहर तो वो कुछ नहीं है, मतलब इंग्लिश नहीं, वो अपना लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं, उनको पसंद नहीं इंग्लिश बोले, वो उनको पसंद ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है। उनको मतलब है कि भैया जो मेरा फ्रेंच है तो मैं फ्रेंच ही बोलूँ, तुमको समझना है तुम समझो, नहीं तो तुम चले जाओ यहाँ से, ठीक है मैं तो यही बोलूँगा। तो मोस्टली म्यूजिशियंस ऐसे ही थे, ऑल्दो वो लोग ट्रैवल करते थे इसीलिए उनको इंग्लिश आती थी। अदरवाइज आप और भी लोगों से अगर बात करते तो उनको नहीं आता था इंग्लिश, उनको अपने मतलब अपना जो लोकल लैंग्वेज है वही वो बोला करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था कि भाई इनको समझाएं कैसे, कैसे रखें। लेकिन वो इंटरेस्टिंग भी था, वो एक बड़ी नई चीज़ें मुझे सिखाई उसने कि भाई कैसे फॉरेनर्स को अप्रोच किया जाए संगीत सिखाने के लिए, या किस तरीके से इनको सिखाना चाहिए। तो ये सब कई सारी चीज़ें जो मुझे बाहर जाके रियलाइज़ हुई। और बाकी इसके अलावा तो कॉन्सर्ट वाली बात बताई मैंने आपको। कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मेरे ही पास आके इंटरव्यू लेते थे कि भाई अरे वहाँ से आए हो, बाकी इटली और वो लोग को छोड़ के वापस मेरे पास आ जाते थे कि भाई ये तो कुछ अलग गा रहे हो। और बिल्कुल, क्योंकि सबका म्यूजिक जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेम है, बट इंडियन क्लासिकल जो है वो बिल्कुल ही अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, बहुत यूनिक साइंस को फॉलो करता है। तो वो नेचुरली फिर उस लोग आते ही हैं उसके पीछे। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो हम लोग 15-20 मिनट और बात कर सकते हैं ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है लंबा नहीं खींचने नहीं से? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्योंकि हमारा मन तो आपसे नहीं भर रहा है। अच्छा, तो
एक तथ्य मैं बोल रहा हूं जो कि मेरी दृष्टि में एक तथ्य है कि इस समय सिनेमाई संगीत भारतीय संगीत का प्रधान चेहरा बन चुका है। जी शास्त्रीय संगीत के बरक्स नहीं भी कहूं तो पहले था कि लोक संगीत लोगों को याद रहते थे। हमारी माँ तक की पीढ़ी शादी के, अलग अलग व्रतों के, वेद व्यवहार के, रस्मों के, त्योहारों के, पर्वों के गाने जानती थी। हमारी जो पीढ़ी आई वह उन सब से लगभग कहा जाए तो पूरी तरह से वंचित है, उसके अनोखे ज्ञान से। मेरे अपने जानते पहचानते में इतने लोगों से मैं मिला हूं, मैं इकलौता ऐसा हूं अपने भाई बहनों में भी, अपने साथी लोगों में भी, जिसका लोक संगीत में जिसका परिचय है, जिसकी पकड़ है, जो लोक संगीत के प्रति सहानुभूति रखते। तो हमारी एक पूरी पीढ़ी है, यह पीढ़ी जो कि संगीत के नाम पर केवल सिनेमाई संगीत को पहचानती है। तो यदि मैं यह गलत कह रहा हूं तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि सच में ऐसा है तो आप इसे किस ढंग से देखते हैं हमारे इस समाज के बारे में? इसे, यह जो लक्षण है जिसे कि मैं देख रहा हूं, तो इसे कैसा लक्षण मानते हैं? ये शुभ लक्षण या अशुभ लक्षण? देखिए, कमर्शियल म्यूजिक बोल लें या आप सिनेमाई संगीत बोल लें, जिस प्रकार से ये तो हमें मानना चाहिए कि जिस प्रकार से पुराने दौर में हुआ करता था संगीत, उस लेवल की क्वालिटी अब नहीं है। और उसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि पहले लोग टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा अपने आप को मतलब निर्भर नहीं बनाते थे। बहुत आज़ाद रहते थे, अपना रियाज करते थे और बस जाके गा दिया स्टूडियो में। अब क्या हो गया है कि लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी की छूट है कि एक गाने के लाइन को 50-50 बार रिकॉर्ड करते हैं। अब आप नेचुरली जब 50 बार रिकॉर्ड करेंगे किसी भी लाइन को, तो वो सुनने में फिर एक टाइम के बाद मोनोटोनस हो जाता है। फील जो है या वाइब जो आपके मन से निकलती है पहली बार में, वो नहीं रहती है। तो 50 बार में, क्योंकि अब उस 50 बार में भी क्या हो रहा है कि अच्छा ये वर्ड गड़बड़ हुआ सर आपका, ठीक है तो भैया ये वर्ड फिर से गा देते, तो वहां से लाके इसको यहाँ लगा दिया, बहुत बढ़िया, अरे अब बढ़िया आ रहा है। तो क्या होता है कि वो थोड़े दिन के लिए रह जाता है। आप आज देखिए, आज के जो कॉम्पोजिशंस हैं वो आप कितने दिन याद रखते हैं? उसके पीछे यही रीजन है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जहां आ गई वहां आत्मा नहीं है। आप दोनों में से एक ही चीज को ला सकते हैं, आप दोनों को एक साथ नहीं ला सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो सोल होना और आत्मा होना वो तभी पॉसिबल है जब आप सही वाद्यों का, मतलब जैसे सारंगी हो गई या वीणा हो गई, अब आज तो सब कुछ पियानो से बज जा रहा है ना, और बिल्कुल वैसे ही टोन दे रहा है आपको, लेकिन हाँ उसमें आत्मा नहीं है। पुराना हो जाता है। चाहने की खोज में ना हम कुछ भी बना रहे हैं आजकल, कुछ भी गाने आ रहे हैं और कुछ भी बना रहे हैं और कुछ भी लोग सुन रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूरे फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सब लोगों की थोड़ी थोड़ी गलती है। वक्त की डिमांड है। आप ये कह के सिर्फ खराब म्यूजिक लोगों को नहीं सुना सकते कि भाई वक्त तो हर समय बदलता रहता है, तो आप अपने संगीत को भी बदलिए, आप बदल सकते हैं। इवन मैं तो साउथ इंडियन सिनेमाज में जो म्यूजिक है वो सुनता हूँ, आप उसको सुनेंगे, उसमें कुछ सिंगर्स हैं, जैसे एक सिद्ध श्रीराम है, आप कभी भी उनको उठा के सुने, कुछ अलग ही गा रहे हैं वो लोग। तो क्यों गा रहे हैं? मतलब हमारा बॉलीवुड ही क्यों क्यों कर रहा है? ऐसा क्या है भाई, मतलब क्या है? तो वो पर्पस ही है कि सिर्फ मनी मेकिंग है, उसका पर्पस ही नहीं है कुछ और, उसको पैसा बनाना है। उनका 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 एम ही यही है कि पैसा बनाना है। तो जहाँ पैसा आ गया वहाँ संगीत में रूह नहीं रहेगी। वो बहुत ही एक सिंपल सी बात है ना? जहाँ डिजायर आ गया वही बात है, जहाँ पे इच्छा आ गई वहाँ आप आध्यात्मिक रास्ते में नहीं चल सकते। तो कमर्शियल म्यूजिक जो है वो इसीलिए बहुत ही दूर है। और शास्त्रीय संगीतज्ञ से या किसी भी शास्त्रीय कलाकार से आप बात करेंगे तो आपको हर किसी से यही बातें सुनने को मिलेंगी। हाँ, कुछ कॉम्पोजिशन हमेशा बनते हैं और बनते रहेंगे, जो बिल्कुल ही आके सब कुछ एक ऑरा को, एक परसेप्शन का बीच में चेंज, लेकिन वो कितने कितने मतलब हजारों में एक गीत बन गया या 5,000 में एक गाने वैसे बन गए तो बन गए। तो ये और इनका मतलब ऑब्वियसली ये आजकल जो इनका प्रभाव पड़ रहा है वो भी बहुत खराब है। क्योंकि कुछ लोग मेरे पास सीखने आते थे, मुझे याद है उनका ध्येय यही रहता था कि भैया मुझे सारेगामापा में गाना है, सर मुझे इंडियन आइडल में गाना है।
तो मैं उनको समझाने में मुझे ये टाइम लग जाता था कि भाई संगीत का ये काम नहीं है इंडियन आइडल में गाना और सारेगामापा, और ना मेरा काम है तुम्हें वहां तक पहुंचाना। ठीक है, ये तुम्हारे मेहनत का काम है। पहले तो अपना रियाज करो, पहले अपने आप को समझो, संगीत क्या है उसको समझो, उसके बाद ये सब तो बहुत छोटे मंच हैं संगीत के लिए, है ना। संगीत को इसको इसमें बांधो मत, इसको लिमिट मत करो। ये तो इसको भाई उड़ने दो, इसको चलने दो, इसको रोको मत ऐसे सारेगामापा और इंडियन आइडल तक, ये बहुत छोटी चीजें देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिनेमा संगीत जो है या फिल्म म्यूजिक इसको हम बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है लोगों पे। एक तो लिरिक्स जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब पुराने टाइम में इतने बढ़िया लोग होते थे, अब आज के डेट में गुलजार साहब कहाँ लिखते हैं, बहुत कम ऐसे गिने चुने गीत हैं जो मूवी में लोग, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाह रहे, आधे से ज्यादा लोग जो 80% लोग वो सुनना ही नहीं चाह रहे, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा उनको। अब जैसे गुलाम अली साहब का गजल है, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। तो अब ये पोइट ने क्या सोच के लिखा है उस वक्त कि किसके बारे में, शराब के बारे में बात कर रहे हैं या फिर अपनी महबूबा के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सोचना अब लोगों को उसी में, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। अब बोल क्या रहा है वही नहीं समझ में आ रहा है, तो लोग नहीं उसको सुन पा रहे हैं। ये काम जगजीत सिंह साहब ने बहुत आसान कर दिया लोगों के लिए, और इसीलिए उनको आज के डेट में लोग जानते हैं। उन्होंने लिरिक्स को लोगों के मन तक पहुंचा दिया। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। तो बड़ा आसान कर दिया उन्होंने गजल के मतलब को, और लोग उससे कनेक्ट करने लगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे बदलाव की जरूरत है, जहां पे आप अपने संगीत को भी, जो कमर्शियल म्यूजिक जिसको हम बोल सकते हैं, उसको एक नया आईना दे, एक नया रूप दे सकते हैं, जहां से लोगों को आप अलग तरीके का म्यूजिक भी सुना सकते हैं। क्योंकि कई सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छी कॉम्पोजिशंस बना रहे हैं, जिनको आप लोग नहीं जानते हैं या और भी बड़े सारे लोग नहीं जानते, और उनका आप संगीत सुनिएगा तो आप बोलिएगा भाई ये कहाँ से ला रहे हो ऐसा काम, क्या कर रहे हो मतलब ये। और उसका जीरो भी नहीं है बॉलीवुड में, उसका जीरो भी नहीं, मतलब मैं 1% तो छोड़िए, उसका 0% भी नहीं हो रहा है बॉलीवुड में, जो वो लोग खुद म्यूजिक बना रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है इसमें सबका, पूरी सोसाइटी का, जैसे आप जैसे लोग हैं जिनको इतनी अच्छी क्वालिटेटिव म्यूजिक सुनना पसंद है, मुझे लगता है ऐसे और लोगों की ज़रूरत है जो इसके बारे में सोचे कि भाई इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। और उसके पीछे प्रोडक्शन हाउसेस में जो लोग हैं, मुझे लगता है उन सब का भी अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उनको सिर्फ मनी मेकिंग या फिर सिर्फ कमर्शियलाइज एंगल से देखना नहीं है, क्योंकि संगीत जैसे बहुत बड़ा विषय है। और ठीक है आप ऐसा बनाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि घर उसी से चलेगा, लेकिन ये एंगल भी देखना जरूरी है। नहीं तो वो फिर एक समय बाद सब गायब हो जाएगा, नहीं रह रहा है। अब लोग कहाँ सुन रहे हैं, हम तो फिर से पुराने ही गाने सुन रहे हैं, वही सुन रहे हैं, तू ही रे, आज जाने की जिद ना करो, रंजिश ही सही, हम फिर से तो वहीं आ जा रहे हैं। तुम कितना भी हमें 4 दिन वो सुना लो कुछ भी, फिर से हम वापस वहीं चले जा रहे हैं। तो भाई कुछ तो रहा होगा, कुछ तो मतलब स्पेशल होगा कि, और जबकि आप देखिए क्वालिटी ऑफ साउंड आजकल के गानों की जैसी होती है वैसी नहीं थी उस समय। आपको एक ना कर्कशता और एक बहुत मधुर आवाज सुनाई नहीं देगी। आज क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हावी है कि आप बेसुरा भी गा रहे हैं तो आप भी सिंगर बन सकते हैं, आपको पूरा सुर में ला देगी वो, बहुत बढ़िया। तो ये सब चीजें हैं, तो लोगों को ये रियलाइज करना या ये सोचना, ये सोचने की बहुत जरूरत है मुझे लगता है। धन्यवाद शुभम जी। अच्छा, आपकी दृष्टि में आपके जीवन की सार्थकता के मापदंड क्या हैं, या फिर आप अपनी भूमिका को इस समाज, इस देश और इस काल के परिप्रेक्ष्य में किस तरह देखते हैं? देखिए कलाकार की भूमिका, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसको अपनी कला की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सच्चे मन से। लोग गा रहे हैं, लोग गाना बजाना कर रहे हैं, लोग चित्रकला कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सेवा है उसके लिए, उस कला की जो सेवा है वो उसके साथ करनी बहुत जरूरी है। तो वो सेल्फिश को कि हम ही आगे बढ़ेंगे या हम कर रहे हैं या हम, वो छोड़ के, मतलब अपने आप को छोड़ के आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप संगीत की सेवा किस प्रकार कर रहे हैं और किस प्रकार कर सकते हैं, और उसमें आपकी भूमिका क्या है ना। मतलब ये इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है आजकल के लिए, लोगों के लिए। लोग बोलते हैं कि भाई शास्त्रीय संगीत करके क्या करोगे, कुछ तो होता है नहीं इससे।
तो ये कहना बहुत आसान है कि कुछ नहीं होता है इससे, क्योंकि जिन्होंने अनुभव नहीं किया है वही ये बात बोल सकते हैं। जो एक बार जिसको इसकी हवा लग गई ना, फिर वो तो फिर उतरेगा ही नहीं नीचे, फिर वो पहुंच गया ऊपर। अब उसको उसके नीचे उतारना बड़ा, मतलब इस जन्म में तो मुश्किल है। जो बोलता है उसको एक बार, सिर्फ वो एक बार की जरूरत है। अगर उसको एक बार वो लग गया तो उसको दूसरी बार फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए किसी भी कलाकार की, या मुझे लगता है कि ये बहुत एक मन में मेरी बात रहती है कि मैं सच्चाई से जो है सिखाऊं किसी भी चीज को, और कोई भी चीज का इन डेप्थ नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि भाई सत्यम जी जैसे सरगम है, तो सरगम हो गया सारेगामा पाधा निसा। अब आपने बोल दिया ठीक है गुरुजी, सारेगामा पाधा निसा तो ठीक है, अब मैं सीख भी गया, आपने गा भी लिया, लेकिन कल को कोई आपसे पूछ रहा है कि सा का पूरा नाम क्या है, तो आप बोल रहे अरे यार ये तो सर ने बताया ही नहीं। रे का पूरा नाम, अरे ये तो सर ने बताया ही नहीं। तो क्योंकि सबके नाम है, और क्यों है ये भी है, और कहाँ से निकले हैं ये भी है। तो आजकल लोग यही करते हैं, मतलब आपको बता देंगे भाई फलाना राग है, इसका आरोह अवरोह ये है, चलो भैया गा लो। लेकिन किसमें कितनी मात्रा से रे लगना है, किस स्वर के आधार को लेके रे पे आना है, वो नहीं बता पा रहे लोग, क्योंकि लोगों को खुद को भी नहीं पता है। वो सिखा रहे हैं क्योंकि उनको अपना मतलब रोजी रोटी चलाना है, या आप बोल सकते हैं, तो इसीलिए सिखा रहे। लेकिन ये किसी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप शास्त्रीय संगीत बोलते हैं तो आप उस चीज़ को जस्टिफाई करें, नहीं तो मुझे लगता है व्यर्थ है। मतलब मैं भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, और भी लोग जो ये काम कर रहे हैं, जो सिर्फ सिखा देने के लिए सिखा रहे हैं कि भाई सीख लो और चलो अब तुम्हारा पेट चल जाएगा इससे और तुम काम करो, वो बहुत गलत है। तो ये बहुत एक अहम भूमिका है किसी भी कलाकार की या मेरे खुद की, कि इन डेप्थ नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई सारे म्यूजिक स्टूडेंट से आज पूछेंगे कि भाई, अब वो बोलेंगे आपको मैं दरबारी कान्हाड़ा गाता हूँ, भाई मैं नायकी कान्हाड़ा गाता हूँ, फलाना राग, मतलब ऐसे विशाल काय रागों के नाम ले लेंगे जो अलग ही लेवल पे हैं। लेकिन आप उनको पूछेंगे कि अच्छा राग का क्या मतलब होता है, अरे ये तो पता ही नहीं सर। तो आप जब चीज को ही नहीं जानते, उसके मर्म को नहीं जानते, आप उसको रखेंगे कैसे? राग बहुत ही छोटा एक शब्द है, लेकिन आप जैसा सौरभ जी आप जानते ही होंगे, उसमें राग के लिए हमारे शास्त्रों में कहावत है, वो संस्कृत में रंजयते इति रागः। तो जिस ध्वनि से रंजकता की उत्पत्ति हो, है ना, उसको हम राग, बहुत आसान सा वर्ड है, लेकिन उसका जो मीनिंग है ना, मतलब बहुत आसान है, लेकिन बहुत कुछ समाये हुए अपने अंदर। क्योंकि रंजकता उत्पन्न करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चुनौती भी है, कि किसी के अंतर मन को इतना झकझोर देना कि भाई वो रो दे या वो हंस दे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल है आपके लिए, किसी भी कलाकार के लिए। तो ये एक बहुत अहम भूमिका है मुझे लगता है किसी भी कलाकार के लिए, कि उसको किसी भी चीज का नॉलेज जो है, अगर वो सिखा रहा है तो उसको प्रॉपर नॉलेज दे। यही मैं हर किसी को बोलता हूँ और हर किसी को बोलूंगा। इवन मैं इसीलिए रैंडम कभी भी अपने स्टूडेंट को ये नहीं बोलता हूँ कि भाई तुम्हें ये सिखा दिया तो बस अब सीख गए तो अब हम उसकी बात नहीं करेंगे। मैं रैंडम अपने क्लास में कभी भी क्लास लेता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ कि भाई ये बताया था क्या है, और मैं बोल भी देता हूँ कि अगर नहीं याद रहेगा तो मैं नहीं सिखाऊंगा, उस दिन से सिखाना बंद कर दूंगा मैं। तुम देख लो, बहुत लोग सिखा रहे हैं, जाके सीख लो, बेशक कोई उसमें चिंता नहीं है। लेकिन आपको जो चीज बताई जा रही है, मुझे लगता है वो बहुत सच्चाई के साथ, क्योंकि ये बड़ी पुरानी विधा है और बहुत असर है इसमें, और आप जितना उस चीज को उस तरीके से बताएंगे तभी वो उतने असर के साथ दूसरे इंसान तक पहुंच सकेगा, नहीं तो वो फिर कनेक्शन बीच में जो है वो कट हो जाएगा। तो ये चीज मुझे लगता है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है किसी भी इंसान पे, कि उसको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप कला का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसको किस माध्यम से या किस तरीके से आपको करना है। हम जी, हमारे एक बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं श्री अशोक वाजपेयी जी। तो उन्होंने शास्त्रीय भारतीय संगीत के लिए जिस पदावली का इस्तेमाल किया है, जिस पदबंध का इस्तेमाल किया है, वह सनातन संगीत है। वे हमेशा इसे सनातन संगीत के नाम से कहते रहे हैं और मुझे यह शब्द बड़ा प्यारा लगता है। तो इसी सनातनता से जोड़ते हुए मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा भारतवर्ष है, यह जो देश है, हमारा जो समाज है, इसकी सबसे बड़ी विडंबना है कि यह अपनी भाषा, अपनी परंपरा से बड़ी तेजी से विमुख और विच्छिन्न होता जा रहा है। अब ऐसे में जो हमारी शास्त्रीय कलाएं हैं, जो सनातन कलाएं हैं, और उसमें भी अग्रणी और शीर्ष पर विराजने वाला हमारा यह जो सनातन संगीत है,
यह इस निरंतर्य से जोड़े रखने में हमारी बड़ी सहायता करता है। यह मैंने अपने आत्मानुभव से जाना है। तो इस सनातन संगीत का बने रहना, बसे रहना और दृढ़ रहना इस जुड़े रहने में बड़ी भूमिका निभाता है। मेरा ऐसा मानना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल निभाता है। और शास्त्रीय संगीत, क्योंकि शास्त्रीय संगीत जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब हम शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो शास्त्रों की जब बात आ रही है तो फिर संस्कृति भी वहां पे जुड़ गई हमारे साथ। तो जाहिर है कि जब संस्कृति और शास्त्रों की इतने मतलब विशाल काय शब्दों की बात कर रहे हैं हम, तो वो उनका जो आधार है वो बहुत ही प्राचीन रहा होगा, मतलब वो आज का नहीं है। तो ये तो नेचुरल है कि जब भी वो चीजें आपके सामने आती हैं तो आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह लेकर जाती हैं। वो शास्त्रों की, चाहे आप उसको सनातन संगीत बोल लें, बिल्कुल उन वो ये बड़ा अच्छा एक शब्द आपने आज मुझे बताया है, सनातन संगीत। बहुत सुंदर लग रहा है सुनने में भी ये। और बहुत अच्छी सोच है इसके पीछे, क्योंकि सनातन मुझे लगता है इसीलिए बोला जा रहा है और इसको हम बोलते भी हैं दूसरे नाम से, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मतलब अ, अच्छा, सनातन कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं ये भी लगा सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मे बी सनातन, अगर हम हिंदुओं की बात करें उस उस कॉन्टेक्स्ट में, अगर तो आप मुझे मतलब ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे जो सनातन शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, ये किस परसेप्शन से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको। सनातन का अर्थ होता है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जी जो विकृत नहीं हुआ है, परिवर्तित तो हुआ है लेकिन अपने जी जी सारे आमूल चूल सबके साथ हुआ है, और इसका किसी धर्म वगैरह से लेना देना नहीं है। जी सनातन का अर्थ होता है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जो बड़े लंबे समय से चला आ रहा है और जी आज भी हमारे चारों ओर रचा बसा है। इसी अर्थ में यह सनातन है। जी जी। तो इसीलिए मैंने ये पूछा, क्योंकि हमारा जो संगीत है, जहां तक हम धर्म की बात करें, क्योंकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हम बोलते तो हिंदुस्तानी है बेशक, लेकिन एक वक्त में जब ये पर्सिया और ये सब सब आसपास हमारे था, तो लोग जो है वो सिर्फ इसको, मुझे नहीं लगता, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बोलते थे। उस समय इसका नाम कुछ और ही रहा होगा। और क्योंकि ये जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, मुझे लगता है ये मुगल काल के बाद जो काल आया, उसमें बेशक इसको लोग जो है, जैसे 1506 ईस्वी की बात हम अगर करें, जब मियाँ तानसेन का जन्म हुआ था, उसके आसपास 1550 और 1510 ईस्वी के आसपास, तो उस समय से हम इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बोलने लगे। और अनादिकाल से चल रहा है कोई भी संगीत या कोई भी कला, मुझे लगता है कि सारी कलाएं जो है वो अनादिकाल से ही चल रही हैं। और अपना आधार जो है इतना प्राचीन होने के चलते ही आज इतने समय बाद भी लोग इसको सुनना पसंद कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी भी इसको सुनती रहेगी, क्योंकि इसका असर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो हमारे और आपके तक वो सीमित रह ही नहीं सकता। जो चीज 12,000 13,000 साल से चल रही है, या मे बी उससे पहले से ही चल रही है। कल मैं ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था बनारस के ऊपर, जिसमें सदगुरु जी प्रसून जोशी जी से बात कर रहे हैं बनारस की सभ्यता के ऊपर, और बड़ी अच्छी एक 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है। तो वो बोल रहे हैं कि जो बनारस है वो त्रिशूल के ऊपर है, वो अर्थ पे नहीं है। तो त्रिशूल के ऊपर बैठा हुआ है। तो बड़ी पहली बार मुझे ये सब चीज़ों का पता चला। हालांकि बनारस में मैंने कई बार गाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उसके बारे में, मतलब शहर के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है। तो हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता में संगीत इतनी एक प्राचीन कला है, और इतनी विविधता है उसमें, इतनी विविधता है जिसको हम मतलब बता नहीं सकते। मतलब हम तो सिर्फ फोक म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट बड़ी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, बड़े अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अभी मैं जब फोक म्यूजिक पे रिसर्च कर रहा था, तो कई सारे मुझे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मिले जो आज तक मैंने सुने ही नहीं थे नाम, या मैंने देखे ही नहीं थे। तो जब हम संगीत की बात कर रहे हैं तो बेशक उसका, मुझे लगता है, असर मेरे ऊपर या पूरे समाज के ऊपर, और ये जो आज लेके चल रहा है सबको एक एक सूत्र में, एक धागे में, वो यही कारण है कि उसका आधार इतना प्राचीन है, और इतना साइंटिफिकली लोगों ने उस समय सोचा, उस काल में इतना इसको मतलब इस तरीके से एडवांस बनाया कि आज के डेट में हम लोग नहीं सोच पा रहे। मतलब इवन आज भी मैं कोई राग को लेकर सोचता हूँ कि भाई ये कैसे बनाया, तो क्या इसका स्ट्रक्चर रहा होगा उनके दिमाग में, वो आज भी मुझे नहीं समझ में आता है, या मुझे छोड़िए और भी लोगों को नहीं समझ में आता है।
भीमसेन जोशी जी 98 साल की उम्र में और 97 साल की उम्र में बोल के गए कि भैया ये तो समझ की ही नहीं है, भगवान मुझे दूसरा जन्म दे दे तो मुझे थोड़ा सा पता चले क्या बना के गए आप लोग। तो जो इंसान 98 97 साल की उम्र में बोल रहा है ये, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है मतलब। तो इसीलिए हम ये हमेशा से ही है और ऐसे ही चलेगा। हाँ, ये आप बोल सकते हैं जरूर कि इसका जो ऑडियंस है वो बहुत कम है, और वो हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ राजा महाराजा ही सुनते थे, और अब जो है वो परिवर्तन हो गया एलीट क्लास में, जिसको हम बोलते हैं पढ़े लिखे वर्ग। तो वो आगे भी यही रहेगा। इस हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं शास्त्रीय संगीत गा रहा हूँ और मेरे पास लाखों की भीड़ है, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो दूसरे संगीतों में हो सकता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो तो शुभम जी, क्या यह संभव है कि बिना सिनेमा, जो सिनेमा का जो संगीत है उसकी ओर बिना मुड़े हुए केवल शास्त्रीय संगीत से अपनी आजीविका अच्छी तरह से चला ली जाए? यह प्रश्न लोगों के मन में उठता रहता है। जी और जी। वर्तमान समय में ये जीविकोपार्जन के लिए शास्त्रीय गायन को चुनना कितना सुविधाजनक या फिर कष्टकारी है? देखिए, बहुत बिटर ट्रूथ है, लेकिन ट्रूथ है कि आप काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि नहीं चला सकते। हालांकि चला भी सकते हैं, उसका दोनों मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर हम कोविड टाइम की बात को छोड़ दें, इन जनरल अगर हम बात करें, कोविड टाइम तो सबके लिए ही अनफॉर्चुनेट टाइम है, इसीलिए हम इसको सिर्फ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या म्यूजिशियंस के ऊपर नहीं डाल सकते। बहुत किसी की ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आ गए। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो बेशक चला सकते हैं, क्योंकि उसके आपको पहलू को देखना पड़ेगा। आपको ये है कि कई लोग ये सोच लेते हैं कि मुझे जो है सिर्फ गाना ही है, मुझे सिखाना नहीं है। तो फिर वो बहुत मुश्किल एक मतलब समय आता है किसी भी कलाकार के जीवन में। क्योंकि आप क्लासिकल म्यूजिक जो है वो, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कॉन्सर्ट्स नहीं होते रहते उसके, या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती कि आप भिन्न मंचों पे। अब तो बहुत चीजें आ गई है, बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं पहले की बात करूं और आज की बात करूं, तो आज बेशक बहुत आसान है पैसे कमाना इससे। पहले के दौर के अगर मैं उस समय की बात करूं, जब आमिर खान साहब हुआ करते थे या बड़े गुलाम अली खान साहब हुआ करते थे, आज के दौर में बहुत आसान है। मतलब उस समय वाकई में बहुत मुश्किल होता था। कोई एक तो ट्रैवल का कुछ नहीं, और क्लासिकल म्यूजिक कराते ही ऐसे लोग थे जो मतलब यही बोलते थे कि हाँ सब पैसे नहीं है लेकिन हम क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट कर रहे हैं। तो मतलब ज्यादातर किस्सा ऐसे ही होता था। अब तो बहुत आसान है। मतलब आज अगर कोई उसको ऑप्ट कर रहा है, कोई अगर सोच रहा है कि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन बनूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा, तो बहुत सारे रास्ते हैं उसके। और बेशक वो बिल्कुल अपना जो जीवन है बहुत स्मूथ तरीके से चला सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसे मोमेंट आते हैं, लेकिन जो वो अगर आएंगे ही नहीं तो आप कलाकार ही क्या हैं। फिर आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाइए, वो आपको स्टेबल कर देगा। विलायत खान साहब बोलते हैं एक इंटरव्यू में कि भाई कलाकार वो नहीं है जो मतलब ये वक्त का या फिर उसको प्रोग्राम नहीं मिल रहे इससे डरे। अगर उसको वो चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो भैया आप इंजीनियरिंग पढ़िए और मेडिकल पढ़िए और डॉक्टर बनिए, कलाकार मत बनिए। उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोला है। अगर कलाकार बनना है तो फिर आप ये सब छोड़िए और अपने रियाज पे ध्यान दीजिए। और मुझे मतलब इतना विश्वास है कि अगर आपने मेहनत किया है तो उसका फल मिलेगा। मतलब उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये बहुत एक जग जाहिर बात है, मतलब वो किसी के लिए भी है कि आपने मेहनत किया है तो उसका फल मिलना है आपको। भले कभी कभार थोड़ा आगे पीछे हो जाता है समय का, तो उससे नहीं घबराना है, रियाज करना है, और तो वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। शुभम जी, अब थोड़ा कला की दूसरी विधाओं की ओर मुड़ते हैं, और लगभग हम 3-4 प्रश्न और हैं हमारे पास। तो कला की अन्य विधाओं से आपका परिचय और साहचर्य कैसा है? जैसा मैंने बताया, वादन से क्योंकि ग्रेजुएशन और मास्टर्स जो है मैंने सितार में किया है, तो वादन से वहाँ पे मेरा कनेक्शन हुआ। और सितार एक मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही मुश्किल वाद्यों में से एक वाद्य है। कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे सामने छोड़ के चले गए क्योंकि उनको उंगली से मतलब जब आप बजाते हैं तो वो धीरे धीरे, क्योंकि उंगली का पोर जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, आप उसको स्ट्रिंग पे डेली घसेंगे तो ब्लड तो निकलेगा ही।
वो तो बड़ी आम सी बात है कि वो तो निकलेगा। तो लोग उसको देख के डर के, कई सारी लड़कियां जो है छोड़ के चली गई कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, मतलब ये तो ब्लड निकलने वाली बात हो गई, तो ये तो देख के ही क्या क्या हो रहा है ये। तो वो पेन जो है वो बहुत, मतलब मुझे भी बड़ा एक लंबे समय तक वो रहा। मतलब मैं बजाता था, थोड़ी देर हाथ गर्म होता था तो ठीक रहता था, फिर वापस जब मैं अपने रिलैक्स मूड में आता था तो वो हाथ बिल्कुल एकदम अलग ही कुछ हो जाता था। और प्लस सितार को जब आप लेके बैठते हैं तो वो पोस्चर भी बड़ा मुश्किल है। उसको आपको बैठने में 6 महीने देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको बैठना आएगा, फिर ऊपर से सितार रखिए उस पे, फिर उसके बाद उंगली में दर्द करवाइए। तो एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन जब आप उसके साउंड को अनुभव करते हैं, जो वाकई में एक सितार का साउंड है, पानी के जैसा बिल्कुल स्वच्छ और एकदम सुंदर, तो आपको फिर जो उससे रुचि होती है वो फिर मतलब अद्वितीय है। मतलब उसको फिर कोई ब्रेक नहीं कर सकता। फिर आप सितार आप हैं और आप सितार हैं वाली बात हो जाती है। तो इसके अलावा मैंने कई सारे कोलैबोरेशन भी किए हैं डिफरेंट डांसर्स के साथ, और कई सारे कॉन्सर्ट्स भी किए हैं कथक डांसर्स के साथ। अभी एक रिसेंटली मेरा परसों एक नया जो है कोलैब जो है वो रिलीज हुआ है। बहुत अच्छी डांसर हैं राधिका सैमसन, ओडिसी डांसर हैं। तो उनके उनके लिए मैंने एक पल्लवी गाया था। तो एक डांस का पीस होता है पल्लवी, वो एक कॉम्पोजिशन होता है, आप बोल सकते हैं पल्लवी को। जैसे हमारे में राग बोलते हैं इंडियन क्लासिकल में, वैसे एक प्रकार का उनके पास एक पीस होता है डांस का जिसको हम पल्लवी बोलते हैं। तो मैंने उनके लिए रिकॉर्ड किया और वो अभी आया भी है। तो गायन के अलावा जो है वादन, और मेरे बड़े अच्छे कुछ कुछ बहुत ही पसंदीदा कलाकार हैं, जैसे विलायत खां साहब तो हैं ही, और रईस खां साहब जिनको सितार का जादूगर कहा जाता था। तो ये लोग मेरे बहुत पसंदीदा कलाकार हैं। इनके अलावा आज के दौर में शाहिद परवेज जी हैं। आप कभी भी उनका सितार सुन लीजिए, मतलब कुछ अलग बात है उनमें। इनके अलावा तो सरोद सरोद भी है, सारंगी भी है। लेकिन साजों में अगर हम बात करें, एक तो ये भी बात है कि गले के जो बिल्कुल नज़दीक है इंस्ट्रूमेंट, वो सारंगी है। तो सारंगी जो है, और हमारे घराने में सारंगी को बहुत ज़्यादा गाया जाता है। मतलब जिस तरीके से सारंगी आप सुनते हैं वैसे ही हमारे यहाँ पे गाना है। आप जसराज जी को सुनते होंगे, तो मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई कलाकार है, अब वो अगर किसी सुर को गा रहे हैं तो ने रे न रे न रे, ये गाते हैं। और हमारे घराने में क्या डिफरेंस है कि हम सारंगी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो सारंगी में ना कभी भी प ये नहीं लग सकता, मा ये नहीं लग सकता, हमेशा ना रे ना 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 रे ना। तो हमेशा इस तरीके का गाना जो है वो दिल्ली घराने में एक स्टाइल रहा है गाने का। इवन हम जो जैसे सरगम भी जब गाते हैं तो आप और घरानों में सुनेंगे तो सा सा नि ध नि ध ब म ध ब म ग रे ग रे ध नि रे सा। तो एक सरगम गाने का तरीका हो गया। अब हमारे में क्या गाते हैं, हमेशा तानों में भी आपको जो है वो सारंगी के जैसी ही ध्वनि जो है वो सुनाई देगी। सा स नि ज ध नि ब ध म ध ब म ग रे ग म ग प म ध ब ध नि ध स नि ज ध नि ब ध म ध ब म ग रे ग म ग प म ध ब ग म ग नि ग म ग ध म ध ब म ग रे ग रे स नि रे सा। तो इसी तरीके से जो है वो चलता है। तो सारंगी से भी मेरा, और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं सारंगी के साथ ही कॉन्सर्ट किया करूँ। आजकल सारंगी बजाने वाले बहुत कम लोग हैं, मतलब गिने चुने लोग हैं। इसीलिए हारमोनियम आप देखते होंगे कि आजकल ज़्यादा लोग हारमोनियम के साथ जो है वो कॉन्सर्ट करते हैं। हारमोनियम पे एक्चुअली आसान भी है गाना। मैं ये भी यहाँ पे एक बात आपको बताऊंगा, हारमोनियम पे गाना आसान है, क्योंकि हारमोनियम पे आप ये नहीं कर सकते म म ये बज नहीं सकता हारमोनियम पे। हारमोनियम पे सिर्फ प म ग ये बज सकता है, ना ये नहीं पॉसिबल है। ये सिर्फ सारंगी पे ही बज सकती है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, लेकिन अब जैसा मैं बता रहा हूँ कि सारंगी बजाने वाले ही लोग कम हो गए हैं, इसीलिए वो मतलब
हारमोनियम के साथ ही गाना पड़ता है। अदरवाइज हारमोनियम मुझे मतलब लगता नहीं है कि उसको शास्त्रीय संगीत के साथ यूज किया जाना चाहिए, ऐसा वाद्य है। तो ये है। बाकी ये सारे वाद्य हैं जो मैं सुनना पसंद करता हूँ, और इन सब से सभी वाद्य मैं सुनता रहता हूँ। और जो मेरा सर्कल है उसमें सभी बजाने वाले, मतलब सरोद से लेके संतूर से लेके सभी लोग हैं। तो सब हम लोग मिलते रहते हैं और सब एक दूसरे का संगीत जो है वो बिल्कुल आनंद पूर्वक सुनते रहते हैं, और बहुत आनंद आता है। शुभम जी, अब हम लोग इस साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हालांकि हम लोगों का मन भरा नहीं है, हम लोग अभी ढेर सारी बातें करना चाहते थे, लेकिन शायद हम लोग जल्द ही एक और आपसे एक और साक्षात्कार की आकांक्षा रखते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम लोग समय की कमी को देखते हुए थोड़ा इसे जल्दी समाप्त करने का प्रयास करते हैं। जी जी। तो अब हम सब के लिए, विशेषकर वितान के लिए आपका क्या संदेश है? आप हमसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं? जी, एक तो ये है कि वितान जो सबसे पहले तो साहित्य के लिए जो कार्य कर रहा है वो मतलब अद्वितीय है। वो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन साहित्य के अलावा मुझे लगता है जो और पक्ष हैं, जैसे संगीत या कला से जुड़े हुए और भी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि वितान को अपना क्षेत्र जो है वो इन सब से भी बढ़ाना चाहिए। मतलब साहित्य तो है ही, सर्जना वितान जो है वो जब से मैं सुन रहा हूँ अपने भाई से भी, या फिर और भी जो मेरे बड़े भाई लोग हैं जो भी आईटी सिंदरी के पास आउट हैं, सबसे मैं सुनता रहता हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप साहित्य की बात कर रहे हैं तो संगीत की बात होनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो साहित्य को आप जब तक बयां नहीं कर पाएंगे, मतलब लिखने वाले ने तो लिख दिया, लेकिन उसमें जो प्राण फूंकने का काम किया है वो अगर फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखा है तो गुलाम अली जी ने उसको निभाया भी है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने लिख दिया और वो गाए नहीं। अगर वो गाते नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि उनका दायरा उतना बढ़ता जितना आज है। तो ये दोनों के तरीके से चलता है। दोनों को एक दूसरे के साथ चलना बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। इसीलिए सर्जना को साहित्य के लिए कार्य करते हुए देख के तो वो तो मुझे बहुत ही मतलब खुशी होती है। लेकिन मुझे लगता है उसके अलावा वो और भी जो 64 कलाएं हमारे यहाँ पे, मुझे लगता है उनमें से कुछ को तो लेके और भी बड़ी सारी चीजें की जा सकती है। शुभम जी, आपको शायद यह जानकर खुशी भी होगी कि आपने जो कहा है कि हम लोगों को संगीत वगैरह की ओर भी बढ़ना चाहिए, तो हमारी योजना भी बिल्कुल वही है। हम लोगों ने भी उसी तरह की कुछ योजनाएं बनाई हुई है, जी और हम लोग निकट भविष्य में आपसे उस मतलब उस विषय को लेकर हम लोग संपर्क भी करेंगे, और आपसे जी मदद की आकांक्षा भी रखते हैं। और संगीत वगैरह के बारे में हम लोग कुछ कुछ चर्चाएं तो करते रहे हैं, हालांकि हमारी अपनी सीमाएं भी हैं। और जैसे संगीत वगैरह पर हम लोग भी कुछ कुछ पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, और अब जब आपसे जुड़ा हुआ है तो निस्संदेह यह जो यात्रा है हमारी इस ओर भी बढ़ने की, वह भी बहुत आगे तक जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब चलते चलते बस हम लोग यही चाहते हैं कि आप अपना कोई जो पसंदीदा राग हो उस पर आधारित कोई गाना सुना दें हम लोगों को। अच्छा। अ, आपको मैं एक पहले थोड़ी सी छोटी सी एक बहुत ही बाबा उस्ताद जी की एक बंदिश है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद आपको एक मैं गाना जो है या गीत है वो सुनाता हूँ। बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन है, राग पूरिया धनाश्री में। बीत गए युगवार, पियरवा बीत गए युगवार,
पियरवा तुमरे मिलन की आस लगाए, बीत गए युगवा। पियरवा तुमरे मिलन की आस लगाए, बीत गए युगवा। पियरवा चांद पिया मोरी धीर बंधावो, चांद पिया मोरी धीर बंधावो, चांद पिया मोरी धीर बंधा। चांद पिया मोरे धीर बंधावो, दरस दिखावो अब तो नैना नीर बहाए, बीत गए युग पम दब बम मग मरे मग मगरे सा निद निरे क मग पम तब निद सनि निद निज ध निद ध निद निद नि निद ब मद बम गरे गा मद नि सनि दब मद बम गरे ग गरे सा। बीत गए बीत गए बीत गए युग पियरवा। ये बहुत ही एक छोटी सी प्रस्तुति है राग पुरिया धनाश्री में। कोई भी राग को ऐसे उठा के मतलब बहुत विशाल होता है, तो इसीलिए वो बहुत मुश्किल होता है उसको कुछ सेकंड्स में पुट करना और गाना। तो ये राग पुरिया धनाश्री है और बहुत ही पुरानी बंदिश है, उस्ताद चांद खां साहब की बनाई हुई। इसीलिए आप देखेंगे उसमें अंतरा में चांद पिया मोरी धीर बंधाओ, दरस दिखाओ अब तो आओ, नैना नीर बहाए, ये उसका उसका बंदिश है। तो ये उस्ताद बाबा उस्ताद जी बहुत गाया करते थे बंदिश, उनकी काफी फेवरेट बंदिश थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मन तो आनंदित हो गया। और इस जूम पर जो मीटिंग है उसकी एक व्यवस्था यह है कि हम तालियां नहीं बजा सकते फिर भी। तो और सत्यन की बात को ही थोड़ा आगे मैं बढ़ाता हूँ। जो आशा आपकी हमसे है वह लगातार हमारे ध्यान में है, और हम संगीत ही नहीं, प्रत्येक भारतीय ज्ञान चिंतन उन्मेष की जो भी विधाएं हैं, दर्शन है, कला के जो अन्य क्षेत्र हैं, शिल्प है, चित्र है, रंग है, नाट्य है, सबकी तरफ हमारी दृष्टि है और हम धीरे धीरे सबको समेटेंगे। एक लंबा समय हमें लग गया अपना यथोचित स्वभाव देखते हुए उत्थान सही करने में, लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे, ऐसा हमारा मानना है कि हम करेंगे। और आशा करते हैं अगर आप जैसे बंधु और सुहृद लोग मिलते रहें तो हम अवश्य करेंगे। तो अब हम लोग अपने अंत की तरफ पहुंचे हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इस अति व्यस्त दिनचर्या में से इस संवाद के लिए समय निकाला। हमारे लिए सीखने का एक अद्भुत अनुभव रहा, दर्शकों के लिए भी रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। भावी जीवन आपके कार्य क्षेत्र, आपके गायन और परिवार में निरंतर उन्नति और प्रसन्नता लाए, ऐसी हमारी मंगल कामना है। तो हम फिर जुड़ेंगे। मन हमारा भरा नहीं है, यद्यपि आनंदित हुआ है, लेकिन आनंद के जैसे उसके स्वभाव की सीमा नहीं होती, वैसे ही उसके परिमाण की भी सीमा नहीं है, वह अपरिमित है। हम बार बार इस आनंद की सरता में डुबकी लगाना चाहेंगे और हम आपको अपने इस मंच पर बार बार आमंत्रित ही नहीं, निमंत्रित करना चाहेंगे। और इसी आशा के साथ कि आप सदैव हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपसे विदा मांगते हैं। आप दोनों से बहुत नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
विताए